अमेरिका के पहले राजकीय दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी। यूएन में योग के साथ 6 बड़ी डील पर रहेगी नजर। 22 जून को पीएम के लिए होगा राजकीय रात्रिभोज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे उत्तराखंड। पिथौरागढ़ में होगा सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर। 2 और 3 सितंबर को प्रस्तावित। लव जिहाद जैसी घटनाओं पर बोले सीएम धामी, हम उत्तराखंड का मूल स्वरूप नहीं बिगड़ने देंगे। लव जिहाद पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। देहरादून में राजनाथ सिंह का विपक्ष पर निशाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा, बोले बिना वजह का विरोध। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला ने उड़ाए नोट। वीडियो सामने आने पर केस दर्ज। पंडित द्वारा पूजा कराने के दौरान बना वीडियो। दिल्ली यूपी समेत 2 दिन इन राज्यों में होगी जमकर बारिश। आंधी का भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में बदलेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 बड़ी जनसभाएं होंगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। आज केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री जनसभा करेंगे। अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में 10 बड़ी जनसभाएं होने की बात सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की आज अंबेडकर नगर जनसभा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बिजनौर में करेंगे जनसभा और केशव प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद, इटावा, जालौन में जनसभा करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह, एसपी सिंह बघेल भी जनसभा करेंगे। चंदौली के महेंद्र टेक्निकल कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जनसभा करेंगी। रामपुर के आदर्श रामलीला मैदान, कोसी मंदिर में जनसभा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी जनसभा करेंगे। हमीरपुर के नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में इनकी ओर से जनसभा की जाएगी। आज 10 बड़ी जनसभाएं हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, यानी दिग्गजों को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और आज 10 बड़ी जनसभाएं बीजेपी की होनी है। स्वतंत्र देव सिंह, एसपी सिंह बघेल और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य, ये सभी बड़े नेता आज अलग अलग जनसभाओं में शामिल होंगे। चंदौली के महेंद्र कॉलेज में पहुंचेंगे और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा भी जनसभा करेंगी। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी जनसभाओं की दी गई है। रामपुर के आदर्श रामलीला मैदान, कोसी मंदिर में भी जनसभा होगी। आज बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हमीरपुर के नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में होगी जनसभा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 10 बड़ी जनसभाएं प्रस्तावित हैं और अलग अलग जगहों पर, चाहे मुख्यमंत्री हो और उप मुख्यमंत्री हो, जनसभाओं को जाकर संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। आज केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री जनसभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह आम खबर, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा की बात सामने आई है। तो अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जनसभा होगी। आम जानकारी आपको हम बता दें और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी की आज अंबेडकर नगर में जनसभा होगी। तो आज अंबेडकर नगर में होगी जनसभा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ में मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह बिजनौर में करेंगे जनसभा और केशव प्रसाद मौर्य फर्रुखाबाद, इटावा, जालौन में जनसभा करेंगे। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज अलग अलग जगहों पर जनसभाएं होंगी। इन जनसभाओं को संबोधित करने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। आज केंद्र और प्रदेश के मंत्री इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जनसभा करेंगी। और फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज कई अहम जनसभाओं को संबोधित करने के लिए केंद्र और प्रदेश के मंत्री पहुंचेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर।
आज केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में 10 बड़ी जनसभाएं करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनसभा को करेंगे संबोधित। तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की आज अम्बेडकर नगर में जनसभा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ में ही मौजूद रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साथ में ही मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और केशव मौर्य फर्रुखाबाद, इटावा, जालौन में जनसभा करेंगे। आज अलग अलग जगहों पर जनसभाएं होंगी। स्वतंत्र देव सिंह, एसपी सिंह बघेल करेंगे जनसभा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चंदौली के महेंद्र और टेक्निकल कॉलेज में जनसभा को संबोधित किए जाने की बात सामने आई है। सतीश संगम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश, आज बीजेपी की 10 बड़ी जनसभाएं हैं और चाहे केंद्रीय मंत्री हो या प्रदेश मंत्री, आज सभी को इन जनसभाओं को संबोधित करने की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सतीश, बिल्कुल, आप लोकसभा चुनाव नजदीक है। आप ऐसे में बीजेपी लगातार अपने पार्टी को मजबूत करने को लेकर और उम्मीदवारों के चयन की बात हो या फिर एक तरह से जो लीडर्स हैं उनको जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जाए, जो वोटर्स हैं उसको कैसे पार्टी से जोड़ा जाए, इसको लेकर अभियान छेड़ दी है। लगातार कई दिनों से बैठक हो रही थी। आज जो खबर निकल कर सामने आई है, इसमें बीजेपी की 10 बड़ी रैली जनसभाएं होनी है पूरे प्रदेश में। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व में भी कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे शीर्ष नेता हैं जो जनसभा को संबोधित करेंगे। अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। इसके अलावा इटावा छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम की है। इसके अलावा एक तरह से देखा जाए भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी भी कई डिस्ट्रिक्ट में एक तरह से जनसभाएं लगी है। जाहिर सी बात, इस अभियान के जरिए कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरह से टारगेट रखा जा रहा है और इसको भूमिका को तैयार करने के लिए एक तरह से पहल की जा रही है। मालूम हो कि यूपी में या फिर पूरे देश में मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे हुए, इसको लेकर लगातार अभियान छेड़ा जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी के तहत से यह अभियान छेड़ा गया है, जिसमें आज के इसकी शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभाएं होनी होगी, इसके लेकर भी रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। कल हमने देखा कि बीजेपी दफ्तर में बड़ी स्तर पर बैठक हुई, जिसमें जो 14 लोकसभा सीट पर जिसे हारी थी बीजेपी पिछले चुनाव में, उसका भी समीकरण सेट करने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जो एक तरह से 64 से 65 सीटें ऐसी है जहां पर इनको एक तरह से जीत हासिल किया गया, तो उस पर भी मजबूती तौर पे कैसे उतार जाए, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा की गई थी। आज जो जनसभाएं होनी है अलग अलग एक तरह से डिस्ट्रिक्ट में, जो पार्टी के लीडर्स हैं खासकर बीजेपी के, वो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी के शासनकाल में जिस तरह के कार्य किए गए हैं, जमीन स्तर पर जिस तरह से काम हुए हैं, उसको भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा जनसभा के माध्यम से। इसके अलावा 2024 लोकसभा चुनाव में वोटर्स को कैसे साधा जाए, कैसे इसको से जोड़ा जाए अलग अलग समुदाय के अलग अलग कम्युनिटी को लेकर, तो उस पर भी कहीं न कहीं इस तरह से अमल किया जाएगा। उस पर भी चर्चा होगी, जनसभाएं के माध्यम से उन तक ये बातें पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल सतीश, बने रहेगा हमारे साथ में। हम आगे भी आपके पास लौटेंगे, हम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज 10 बड़ी जनसभाएं बीजेपी की ओर से की गई हैं। अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में 10 बड़ी जनसभाओं में केंद्रीय और प्रदेश मंत्री पहुंचेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक है और इस लिहाज से अब आम जनमानस तक अपनी बातों को पहुंचाने की कवायद और तेज कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसी कड़ी में आज लगातार जनसभाएं होंगी। अलग अलग जगहों पर प्रदेश और केंद्रीय मंत्री इन जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और अगली खबर भी लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल बड़ी बैठक बुलाई है। बीएसपी सुप्रीमो की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। बसपा के मंडल प्रभारी सभी जिला अध्यक्षों की बैठक है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मायावती बैठक से पहले सभी के साथ चर्चा करेंगी। प्रदेश मुख्यालय में होने वाली बैठक में पहले चर्चा करेंगी। चर्चा के बाद मंडलवार बैठक होगी। और बीएसपी सुप्रीमो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की बात सामने आई है। बसपा मुख्यालय एवेन्यू में कल बड़ी बैठक होगी, तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और मंडलवार अलग अलग बैठक करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। इस वक्त की अहम जानकारी और देश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालातों को लेकर यह बैठक है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में कई अहम बातचीत हो सकती है। बसपा मुख्यालय एवेन्यू में कल बड़ी बैठक होगी। और हमारे साथ में सतीश संगम लगातार बने हुए हैं। सतीश, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कल बड़ी बैठक बुलाई है। देखिए, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। सतीश,
सतीश अनम्यूट करें, उसके बाद जी बोलिए। बिल्कुल, आप देखें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से जमीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत करने की जो कवायद है अलग-अलग पार्टियों द्वारा, वो देखने को मिल रहा है। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बैठक बुलाई जिसमें मंडल स्तर के जो भी सभी पदाधिकारी, जिला स्तर के जो सभी पदाधिकारी हैं, उसमें शामिल होंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। आपको मालूम हो कि इसमें जो विपक्ष की जो गठबंधन की चीज़ें हैं, उससे कहीं न कहीं बीएसपी सुप्रीमो के किनारा काटी हुई उसके गठबंधन के साथ नहीं है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी क्या खास रणनीति होगी, उस पर बेसिकली इस पर चर्चा होनी है। जो फीडबैक लिया जा रहा है अलग-अलग चुनाव को लेकर, हमने देखा कि पिछले कई चुनावों में बीएसपी के कुछ खास रिजल्ट नहीं रहा है, तो उस पर कहीं न कहीं चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा कैसे कौन से लीडर्स को किस संसद क्षेत्र से उतारा जाए, उस पर भी चर्चा होनी है और खासकर ऐसे उम्मीदवारों का भी चयन होना है जहां पर उसकी लंबे समय से पकड़ हो और ऐसे लोगों को भी बनाए रखना है जो खास चुनाव में असर डालें। बेसिकली ये कल बैठक 11 बजे से शुरू होगी, जो प्रदेश मुख्यालय है खासकर बीएसपी सुप्रीमो की, वहां पर बैठक बुलाई गई है। 10 बजे से सभी पदाधिकारियों का आना शुरू हो जाएगा। इसका अपडेट खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले भी लगातार इनकी बैठकें हुई, अलग-अलग स्टेट की जो आने वाले समय में जो स्टेट के चुनाव हैं, उसको लेकर भी उन्होंने फीडबैक लिया, बैठक की। लेकिन खास अगर रणनीति की बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, तो एक तरह से 80 सीटें हैं और अच्छा समीकरण के तौर पे अगर देखें, जो केंद्र के नेतृत्व के तौर की जब हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की रणनीति वो खास हो जाती है। तो ऐसे में सभी पार्टियों की नज़र क्यों उत्तर प्रदेश से बनी हुई है। अलग-अलग पार्टियों की बात करें, कांग्रेस भी इसको लेकर लंबे समय से समीकरण साध रही है। आज खुद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की कई सारी रैलियां हैं। उधर दूसरी तरफ एक तरह से अखिलेश यादव खुद एक मीटिंग बुलाए हैं। तो देखिए, रणनीति को लेकर लगातार जो विपक्ष दल है, कोई भी सत्ता पक्ष की अपनी रणनीति बनाई जा रही है। इस सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी रणनीति बना रही हैं और सभी से कहीं न कहीं फीडबैक लेंगे और तमाम जो चीजें हैं उसको दिशा निर्देश देंगी ताकि जमीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत हो सके। दूसरी तरफ एक बात और है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि जो एक तरह से बीएसपी का वोट परसेंट था, वो एक तरह से 22% से 24% होता था। लेकिन पिछले जो विधानसभा चुनाव रहा है, उसमें 12%, यानी जो इनके सिर्फ कोर वोटर्स बचे हैं। तो ऐसे में वोटर्स को कैसे बनाया जाए और जो वोट परसेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी कहीं न कहीं चर्चा होनी है। अलग-अलग समुदाय को लेकर भी इसमें चर्चा होनी है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय बीएसपी सुप्रीमो के लिए है, क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो उसको जमीनी एक तरह से फ्रंट पे लाया जाए, उस पर चुनावी रणनीति को साधने की बात की जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी कहीं न कहीं कल चर्चा होनी है और इस पर निष्कर्ष निकला जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए जो चर्चा है वो होगी और कई अहम मुद्दों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो बातचीत करेंगी। लेकिन सतीश, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो वो चुनावों से पहले एक्टिव हो जाती हैं और लगातार बैठकें भी शुरू कर देती हैं। क्या लगता है, हालांकि इन बैठकों का असर बड़ा होता नहीं है क्योंकि लगातार जो उनका जनमानस है, जो उनका वोट बैंक है, वो भी हमने गिरते हुए देखा है। और पहले तो ये निर्णायक वोटर्स में गिनती होती थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं बचा है। क्या 24 में भी ऐसा ही कुछ नतीजा देखने को मिलेगा? क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों पर ध्यान दें तो बिल्कुल शून्य पर अटकी हुई थी बीएसपी। और अब क्या इन बैठकों के बाद कोई असर होगा? लोकसभा चुनाव में इनकी कितनी भागीदारी होगी, इस सब को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बीएसपी की अगर पिछले रिजल्ट की फिर हम बात करते हैं तो कुछ खास ज़्यादा इसका रिजल्ट नहीं रहा है, परिणाम नहीं रहे हैं। इसका ठीक वजह यह है कि ये सिर्फ बैठकों का दौर करती हैं और एक तरह से जो पार्टी दफ्तर में वही सारे से फीडबैक लेती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता नहीं, इसके लीडर देखते नहीं है। पिछले कई आंदोलन में हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों के नेता खुद एक तरह से आंदोलन में सक्रिय हुए, वहां पर जाके लोगों के मुद्दे को समझे, लेकिन बीएसपी की तरफ से कोई ऐसे लीडर नहीं आए। दूसरी जो एक तरह से मेन वजह और भी मानी जा रही है कि बीएसपी के पास कोई बड़ा चेहरा इस वक्त नहीं बचा हुआ है जिसके जरिए से जनता अट्रैक्टिव हो, जनता जुड़ाव करे। अब किसी प्रदेश के कई अगर आप डिस्ट्रिक्ट में देखें तो कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं लगता है, खासकर राजनीतिक ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जब फीडबैक लिया जा रहा है जमीनी स्तर पर, तो किस तरह का फीडबैक लिया जा रहा है? क्या आपके नेता एक तरह जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, जो वोटर्स को लेकर क्या काम कर रहे हैं, या जो मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दा, जो सामाजिक मुद्दे हैं, या फिर लोगों की शिकायतें हैं, उस पर क्या निष्कर्ष को तौर पर देख रहे हैं या उसको सुलह करने की बात करते हैं? ये सब चीजें कहीं न कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है इसको लेकर। अगर बीएसपी सुप्रीमो की, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक पड़ा है, कुछ ही समय बचे हुए हैं जिसकी घोषणा होने को लेकर, लेकिन इससे पहले पार्टियों के द्वारा जो रणनीति बनाई जाएगी, इसको न केवल जमीनी स्तर पर उतारने की बल्कि एक कमरे से बाहर निकलने की भी है कवायद की। जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो बैठक करेगी, लेकिन इसके साथ तो सभी नेता हैं जो पार्टी के जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको जमीनी स्तर पे उतारें और समीकरण साधने की प्रयास करें, तभी इनको
कुछ खास रिजल्ट देखने को मिल सकता है लोकसभा चुनाव में। अमूमन अगर देखें तो जो जिस तरह से पिछले कई चुनाव में हमने देखा कि जो वोट परसेंट गिरता जा रहा है बीएसपी सुप्रीमो का, एक तरह से बड़ी चिंता की विषय है। अगर उस वोट परसेंट को बनाए रखना है तो बीएसपी सुप्रीमो को जरूरी है कि जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को उतारे, और तभी इस पार्टी को मजबूती मिल सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बसपा के मंडल प्रभारी और अलग अलग अहम लोगों के साथ में बैठक करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी, जहां पर उत्तर प्रदेश विदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक हालात, पूर्व मुख्यमंत्री रही मायावती और बीएसपी सुप्रीमो ने ये ट्वीट कर अहम बातें कही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर इस बैठक की जानकारी दी है। और अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आपराधिक वारदातों के इलाके में दहशत और डर का माहौल बन गया है। वहीं जी ब्लॉक में रहने वाले कुछ लड़के अपने घर के बाहर ही खड़े थे कि तभी अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 से 4 लड़के घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दिन पहले भी 19 साल के एक युवक पर इसी ब्लॉक में चाकू से हमला हुआ था और आज फिर अज्ञात बदमाशों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद से पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर पुलिस पूरी तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई देती है। हम तो थे ही नहीं, मैं तो अपनी माँ पीछे कहीं गए हुए थे बाजार में, मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा नहीं तो क्या बोले, वो तो सब इनको ही पता, जो हो रहा है वो सबको पता, फोटो देख, ठीक है ना, ये बोलना, बस यहाँ का माहौल बड़ा खराब हो रहा है। वो किसी से बातचीत तो करता नहीं है यहाँ पर, तो वो कहीं सामान लाने जा रहा था तो आगे एक लड़के के मारा था, फिर वो यहाँ से जा रहा था तो वहां से बहुत सारे लड़के आ रहे थे तो मारा था उसके। अभी तक तो मेरे को 2 ही पता है, एक आगे और एक मेरा भाई बस। आपके भाई की क्या स्थिति है? अभी स्थिति अभी लोकनायक में रेफर कर दिया। ज्यादा ही बह गया। अज्ञात बदमाशों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं और चाकू मारकर घायल किए जाने की बात कही गई है। चाकूबाजी की घटनाओं से इलाके में डर और दहशत का माहौल है। बदमाशों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया और घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ज्यादा ही बह गया। और दिल्ली से खबर, अज्ञात बदमाशों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। ज्यादा ही बह गया। तो लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली से ये खबर आपको हम बता दें। और सेजल प्रजापति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सेजल, अज्ञात बदमाशों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया, इसके पहले भी इस तरीके की घटना सामने आई थी। दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है? अपराधी बेलगाम हो गए हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी नजर आती है। क्या इन अपराधियों में पुलिस का डर, खौफ नजर नहीं आता? सेजल, जी बिल्कुल, आपकी
बता दें, जहांगीरपुरी में लगातार जो आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, लोगों में साफ तौर पर डर और दहशत देखने को मिल रही है। फिलहाल जिन लोगों पर हमला हुआ था, बताया जा रहा है कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति कैसी है सेजल? सेजल, आवाज पहुंच रही है आप तक? सेजल को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सेजल, ये आपको बता दें, लगातार जो है जहांगीरपुरी में आए दिन लगातार जो आपराधिक वारदातें हो रही है, कहीं ना कहीं उसी की वजह से जो आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीती रात एक 19 साल की युवक को चाकू मारकर उसने वार किया गया था। उसी के अगले दिन हमला किया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की जो कार्यशाली है उसको सवाल करते नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेजल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं और इलाके में डर और दहशत का माहौल नजर आ रहा है और लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं से लोगों में अब डर फैल गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि लोग इस तरीके से अगर अपराधियों का शिकार होते रहेंगे तो भला आम जनमानस में पुलिस का इस्तेकबाल कैसे कायम होगा। और सबसे बड़ी बात कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन पुलिस सोती नजर आ रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बालोद के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। गुरूर विकासखंड के बोडरा में सीएम का दौरा है। गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। बालोद विधानसभा विधायक के पिता की श्रद्धांजलि सभा 4 बजे श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। अहम खबर आपको बता दें, जहां पर 4 बजे श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम जानकारी, बालोद विधानसभा विधायक के पिता की श्रद्धांजलि सभा है और जिसमें जाएंगे। आपको अहम खबर आपको बता दें कि आज गुरूर विकासखंड के बोडरा में सीएम का दौरा है और गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। अहम खबर आपको बता दें। इसके साथ ही बालोद विधानसभा विधायक के पिता की श्रद्धांजलि सभा 4 बजे श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। तो 4 बजे श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने की बात सामने आई है। बालोद के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। तो बालोद के दौरे पर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। गुरूर विकासखंड के बोडरा में सीएम का दौरा है। यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। तो गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। बालोद विधानसभा विधायक के पिता की श्रद्धांजलि सभा है, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंचेंगे। और अगली खबर बालोद से आपको हम बताते हैं, जहां पर टंकी का पानी पीने से 50 लोग बीमार हो गए। पुरुष समेत बच्चे बुखार और सिर दर्द से परेशान हैं। गुंडरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी को भर्ती कराया गया है। तो गुंडरदेही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है और यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर गुंडरदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब इन लोगों का इलाज जारी है। और गुंडरदेही ब्लॉक के खुटेरी गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खुटेरी गांव का है ये पूरा मामला। अहम खबर आपको बता दें, बालोद से है। टंकी का पानी पीने से 50 लोग बीमार हो गए। तो टंकी का पानी पीने से 50 लोगों के बीमार होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। गुंडरदेही ब्लॉक का खुटेरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बालोद से खबर है, टंकी का पानी पीने से 50 लोग बीमार हो गए। तो टंकी का पानी पीने से 50 लोग बीमार, पुरुषों समेत बच्चे बुखार और सिर दर्द से परेशान।
और कांकेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और पिकअप के आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 3 वाहनों में आग लग गई। हादसे में बाकी के दोनों चालक सुरक्षित हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाले मुरवेंड NH30 की ये पूरी घटना है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें, ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर, जिसके बाद किस तरीके की आग लग गई इन वाहनों में, वो भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तीनों वाहनों में किस तरीके से आग लगी है। तीनों वाहन धू-धू कर जलते नजर आए हैं। हालांकि चालक सुरक्षित बताए जाते हैं। खाले मुरवेंड NH30 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कांकेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तो कांकेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर हो गई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम जानकारी, जहां पर हादसे में 3 वाहनों में आग लग गई। तो हादसे में 3 वाहनों में आग लगने की घटना सामने आई है। हादसे में बाकी के दोनों ही चालक सुरक्षित बताए गए हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, कितनी भीषण आग इन वाहनों में लगी है। आमने सामने से टक्कर हुई थी 3 वाहनों की, जिसके बाद वाहनों में आग लग गई है। पर धू-धू कर जलती ये वाहन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पहुंच गया है आगे लास्ट में। ये लोग कारण हो रहे ना, अपनी बोलेरो कोई दबा दी था। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसी बीच एक अहम खबर सामने आई है मुरैना से, जहां पर मुरैना जिले में बिपरजॉय का कहर। जिले में 24 घंटे से हो रही बारिश, पार्थपुरा सुजनपुर गांव में 2 मकान धराशायी हो गए हैं और आंधी और बारिश से 2 मंजिला मकान गिर गया है। 2 महिलाओं सहित एक पुरुष भी घायल हो गया। सिहोनिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। तो सिहोनिया थाना क्षेत्र का मामला है। मुरैना जिले में बिपरजॉय का कहर देखने को मिला है। तो मुरैना जिले में बिपरजॉय का कहर देखने को मिला। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिले में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश। तो 24 घंटे से हो रही बारिश, पार्थपुरा सुरजनपुर गांव में बारिश और आंधी और बारिश से 2 मंजिला मकान भी यहां पर गिर गया है। तो आंधी और बारिश से 2 मंजिला मकान गिरने की बात सामने आई है। और शुभम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। शुभम, बेहद तेज हो रही बारिश के चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक 2 मंजिला मकान भी गिर गया और बिपरजॉय का कहर अभी भी साफ तौर पर नजर आ रहा है मुरैना जिले में। जी, ये 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गांव में एक गांव में 2 मंजिला मकान धराशायी हो गया और एक दूसरे ही गांव में 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला, 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर अभी भी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि शुभम, कितने वक्त तक यहाँ पर इस तरीके का मौसम रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए? क्या इस तरीके की कोई जानकारी है? कब तक मौसम में सुधार हो सकता है? जी, मौसम विभाग की बात की तो मौसम विभाग ने 22 जून तक अलर्ट जारी किया है। 22 जून तक लगातार बारिश होने की संभावना बताई है। कल सुबह से लगातार 24 घंटे होने को आ गए हैं, अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बराबर बारिश एक ही बरस रही है। 22 जून तक ऐसा मौसम ऐसा ही रहने की संभावना मौसम विभाग के अनुसार बताई गई है। शुक्रिया आपका शुभम अधिक जानकारी के लिए। तो पार्थपुरा सुरजनपुर गांव में बेहद भीषण बारिश, आंधी और बारिश से 2 मंजिला मकान भी गिरा है और अभी भी बिपरजॉय का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। पार्थपुरा सुरजनपुर गांव में 2 मकान धराशायी हो गए हैं। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे सहयोगी यशी शुक्ला के साथ। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और दिल्ली से इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर मोबाइल व्यापारी से 40 लाख रुपए की लूट हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाहरी दिल्ली के रानी बाग थाना क्षेत्र में हुई लूट। मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। मोबाइल व्यापारी से 40 लाख रुपए की हुई लूट। बाहरी दिल्ली के रानी बाग थाना क्षेत्र में हुई लूट। मोबाइल व्यापारी से 40 लाख रुपए की लूट। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल व्यापारी से हुई 40 लाख रुपए की लूट। बाहरी दिल्ली के रानीबाग थाना क्षेत्र में हुई लूट। मोबाइल व्यापारी से 40 लाख रुपए की हुई लूट। मोबाइल व्यापारी से हुई 40 लाख रुपए की लूट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर मोबाइल व्यापारी से हुई 40 लाख रुपए की लूट। मामले की जांच पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस। बाहरी दिल्ली के रानीबाग थाना क्षेत्र में हुई लूट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आपको बता दें कि सोनीपत दौरा है। सोनीपत दौरा, माफ कीजिएगा, नितिन गडकरी का सोनीपत दौरा। गौरवशाली रैली के मद्देनजर सुरक्षा के घेरे में सोनीपत शहर। रैली स्थल में उड़ने वाले खिलौने, गुब्बारे, ड्रोन। 734 जवानों के घेरे में रहेगी रैली स्थल। हरियाणा को 3700 करोड़ की मिलेगी सौगात। 3 सड़क परियोजनाओं का मिलेगा तोहफा। 11 फ्लाईओवर के साथ 30 किलोमीटर लंबी सड़क भी तैयार। 900 करोड़ की लागत से बने 11 फ्लाईओवर का शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे। 900 करोड़ की लागत से बने 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन। NH 44 पर सुखदेव ढाबे
करनाल अंबाला में 2 रिंग रोड प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का सोनीपत दौरा आज। गौरवशाली रैली के मद्देनजर सुरक्षा के घेरे में सोनीपत शहर। सात 734 जवानों के घेरे में रहेगा रैली स्थल। हरियाणा को 3700 करोड़ की मिलेगी सौगात। 3 सड़क परियोजनाओं का मिलेगा तोहफा। 11 फ्लाईओवर के साथ 30 किलोमीटर लंबी सड़क भी तैयार। आपको बता दें कि 900 करोड़ की लागत से बने 11 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे नितिन गडकरी। NH 44 पर सुखदेव ढागे पर पराठों का आनंद लेंगे गडकरी। करनाल अंबाला में 2 रिंग रोड प्रोजेक्ट की रखेंगे आधारशिला। गौरवशाली रैली के मद्देनजर सुरक्षा के घेरे में सोनीपत शहर। हरियाणा को 3700 करोड़ की मिलेगी सौगात। और सीधे आपको ले चलते हैं अम्बेडकर नगर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर करोड़ों की सौगात देने वाले हैं आज अम्बेडकर नगर वासियों को। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। अम्बेडकर नगर को करोड़ों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देश है और भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया के 20वें बड़े देश जिनके पास दुनिया की 65% आबादी है, कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की
सुरक्षा का विषय हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की सुदृढ़ होती हुई सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे के निर्माण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और वह चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो प्रत्येक गरीब के जीवन में बिना भेदभाव के परिवर्तन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उन्हें 9 वर्ष के अंदर ईमानदारी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, आज उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज इस अवसर पर जनपद अंबेडकर नगर वासियों को 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर इन 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो डबल इंजन सरकार ने आपको समर्पित किया है, अंबेडकर नगर वासियों को समर्पित किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का अंबेडकर नगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत बदल चुका है। भारत के बारे में दुनिया की राय बदल चुकी है। आज भारत को दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, भारत को बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में दुनिया देखती है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की क्षण होते हैं। एक और वैश्विक मंच पर भारत के नौजवानों को और भारत के नागरिकों को मिलना सम्मान है। दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहले 9 वर्ष पहले घुसपैठ होती थी, अब कोई घुसपैठ नहीं करता। दुश्मन की आंख से आंख मिला करके अगर उसने कहीं कोई जरूरत की तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की मांद में घुस करके दुश्मन का काम तमाम करने का जज्बा भी आज भारत रखता है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जहां पर पहले भारत की सीमाओं का अतिक्रमण अक्सर कोई पड़ोसी देश कर देता था। आज कोई दुश्मन ये दुस्साहस नहीं कर सकता। 9 वर्ष पहले जिस देश में जगह जगह कहीं उग्रवाद था, कहीं आतंकवाद था, कहीं माओवाद और नक्सलवाद था, आज जो 115, 17, 18 जनपदों में देश के अंदर फैला हुआ था, आज उसको समेटते 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 3 से 4 जनपदों तक सीमित कर दिया गया है और बहुत शीघ्र नक्सलवाद और माओवाद भी भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त होकर के राम राज्य की जिस आधारशिला को इसी धरती से रखने का कार्य हुआ है, राम राज्य का वह सपना भी साकार होगा। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना शहादत दिया था। लोग बोलते थे सपना है, हम कहते हैं सपना नहीं, यह हकीकत होगा। एक बार आने दीजिए, भारत माता की सपूत नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश इस सपने को साकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करेगा। और आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास के कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास के
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने 1212 करोड़ की योजनाओं की सौगात अम्बेडकर नगरवासियों को दी है। और अब आपको मुरैना से खबर बता देते हैं, जहां पर 72 घंटे में तीसरा सड़क हादसा। मुरैना में 72 घंटे में तीसरा सड़क हादसा। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर लगने से कार पलटी। 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। टक्कर लगने से कार पलटी, 2 लोगों की मौके पर हो गई मौत। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। मुरैना में 72 घंटे में हुआ तीसरा सड़क हादसा। ट्रक ने कार में मारी टक्कर, कार पलटी, 2 लोगों की हुई मौत। ग्यारसपुर के मनोरा में प्रतिवर्ष जगदीश स्वामी रथ यात्रा एवं मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान जगदीश स्वामी जी रथ पर आरूढ़ होकर दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगदीश स्वामी जी, सुभद्रा भाई बलदाव जी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। आषाढ़ सुदी दूज के दिन मिनी जगदीश स्वामी जी की प्रसिद्ध जगदीश स्वामी रथ यात्रा मनोरा में निकाली जाती है। विदिशा से लेकर कस्बा बागरोद चौराहे तक जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए समाजसेवी धार्मिक लोगों के द्वारा लंगर लगाए जाते हैं और लंगर के ऊपर प्रसाद ग्रहण करते हुए जगदीश स्वामी जी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था के लिए 350 पुलिस बल बुलाए गए हैं, जो कि विदिशा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी पुलिस बल श्रद्धालु सुरक्षा के लिए बुलाए गए हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरे से मंदिर प्रांगण और मेला की नजर रखी जा रही। देखिए, आज से 3 दिवसीय जगदीश स्वामी जी रथ यात्रा और मेला उत्सव यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है और सबसे ज़्यादा भीड़ कल, जैसा आपने बताया, कल पूरे दिन भर रहेगी। इसको देखते हुए एक तो हमारे ज़िले का बल यहाँ पे लगा है, आसपास के 4-5 जिलों से भी अतिरिक्त बल मिला है हमें। हमारी होमगार्ड की जो टुकड़ी है, हमारे रक्षा समिति के सदस्य हैं, मंदिर समिति के जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे एसएफ के जो लोग हैं, कुछ फॉरेस्ट का बल है। तो इस तरह से अमूमन लगभग 350 के करीब का टोटल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हमने किया है। इसमें न सिर्फ मंदिर परिसर की व्यवस्था, बल्कि इसमें मेला परिसर की व्यवस्था, जो पूरा रूट है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, पार्किंग व्यवस्था, ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। यहाँ पे हमने एक अस्थायी पुलिस चौकी का भी निर्माण किया है, एक हमने अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया है, सहायता केंद्र भी बनाया है। इसके अलावा हमारी रेडियो और अन्य। जयपुर राजधानी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आयुक्त स्तर से अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में सुख शांति का माहौल बना रहे, जिसमें पुलिस विभाग को सफलता भी मिली है। राजस्थान पुलिस डीजीपी व मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। जो भी पुलिस अधिकारी की अपराधियों से संलिप्तता पाई जाएगी, उस अधिकारी पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जयपुर के पूर्व कानोता थाने में नायला रोड स्थित हेवन सीट से 15 भूखंडों को लेकर विवाद दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि इस विवाद में आईओ ने सोसाइटी को रिकॉर्ड के लिए एक नोटिस भी जारी किया था। सोसाइटी ने उक्त भूखंडों से संबंधित सभी दस्तावेज दिनांक 27/5/2023 को आईओ को दे दिए थे। आपको बता दें कि करौता थाना पुलिस के द्वारा अगर पीड़ितों के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाएगा तो कैसे आम जनता पर पुलिस भरोसा कर पाएगी। पूरा मामला यह है कि मैं नायला रोड हेवन सिटी नायला रोड कारुका पे रहता हूँ। मेरे हेवन सिटी के अंदर 15 प्लॉट हैं, जिसका मैं निर्माण कार्य करने जाता हूँ तो कैलाश चंद पचौड़ी और 6 परिवार से मेरे को मारने पीटने के लिए वक्त है, लाठियाँ और डंडे सरिये से मारने पीटने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। उस विषय में मैंने कारुका थाने के अंदर FIR लॉन्च करवाई, जिसको परिवार में ले लिया
और आज 2-2.5 महीने 3 महीने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं रोज थाने के चक्कर लगाता हूँ। बाकी कानोता थाने के अंदर मुकेश चंद वो गोकुल चंद जांच अधिकारी है, वो मुझे रोज चक्कर दे रहा है। इसी तरीके मैं नायला रोड पर मेरा निवास स्थान है। मेरे पिताजी के नाम से नायला रोड पर हेवन सिटी कॉलोनी के अंदर भूखंड है, जिन पर हम जब भी निर्माण कार्य करने जाते हैं। कितने भूखंड है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 15 भूखंड है, जिनके ऊपर हमने जब भी निर्माण करने जाते हैं तो कैलाश चंद्र शर्मा, उसके पुत्र भतीजे हम परिवारजन समेत आकर के हमारे साथ मारपीट गाली गलौज करते हैं और दादागिरी करते हैं कि यहाँ पे तो हमारे कोई प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट हमारे हैं, ऐसा कह करके हमें डराते धमकाते हैं। हम जब भी थाने की कार्रवाई के लिए बोलते हैं वो उल्टा ये बोलते हैं कि थाना हमारा कुछ नहीं कर सकता है, थाना हमारे साथ है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संस्थानीय संघ कोटपुतली द्वारा राजकीय बालिका उमावी कोटपुतली में आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में मुख्य अतिथि सुनीता सिंह, प्राचार्य राव उमावी गोपालपुरा में संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे शिविर में मन की इच्छा व रुचि से सीखने पर जल्द भी और भी अच्छा भी सीखते हैं, जिसमें नई एनर्जी व क्रिएटिविटी भी पैदा होती है। हम सबको अनुचित कार्य कदापि नहीं करने चाहिए। सिंह ने एक लघु कथा में बताया कि एक महात्मा ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने हेतु मिट्टी के बने हुए कबूतर की गर्दन तोड़ने के लिए कहा और शर्त रखी कि आपको गर्दन तोड़ते हुए कोई नहीं देखे। लेकिन शिष्य को ऐसी कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि अच्छा या बुरे कार्य को कोई देखे या न देखे, हमारी अंतरात्मा अवश्य देखती है। अतः हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। विशेष अतिथि कृष्ण कुमार जाट ने भी बालकों को संबोधित किया। शिविर में संभागियों ने गतिविधियों का आनंद भी लिया। शिविर संचालक रामवीर यादव ने आभार प्रदर्शन किया। जीवन में अपने जीवन को सहज बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए कैसे जिया जा सकता है, वो सब कुछ राजस्थान के अजमेर जिले के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि विपर्जय तूफान का इतना असर देखने को मिलेगा, लेकिन तूफान के कारण बीते 24 घंटों में हो रही लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर ही दिया। तो वहीं अजमेर के ऐतिहासिक अनासागर झील का पानी सड़कों पर आ गया। बीते कई वर्षों के बाद यह पहला मौका है जब अजमेर में इस तरीके के हालात बने हैं। वहीं 24 घंटे से हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। शहर के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सुबह से हो रही बारिश से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है और वह अपनी गाड़ियों को धक्का लगवाते नजर आए। मौसम विभाग ने अजमेर में आज येलो अलर्ट जारी किया था, जिसके चलते सुबह से अजमेर में बारिश हो रही है। अजमेर में हुई बारिश के बाद अजमेर जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने शहर की निचली बस्तियों का दौरा किया और जलभराव वाले क्षेत्रों का जायजा भी लिया। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।